हेलो एवरीवन। ये टेस्ट पेपर नंबर 25 है विजन आईएएस का। फुल टेस्ट पेपर नंबर सेकंड है ये। इसमें यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें आ गया है क्वेश्चन नंबर 51। एक तरफ यहाँ पर जनजाति दी हुई है और संबंधित देश दिए हुए हैं। माओरी जनजाति कांगो दिया हुआ है, ये कांगो में नहीं जबकि न्यूजीलैंड की है ये। दूसरा है इसमें यानोमामी, ये ब्राज़ील की है। और तीसरा है चुक्ची, ये है रूस की। इसमें दो ऑप्शन इसमें ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में सांस्कृतिक स्थल और इधर राज्य दिए हुए हैं और देखना है कौन से इसमें सुमेलित हैं। अब यहाँ पर पहला है ये खूनी भंडारा ये मध्य प्रदेश का है, ना कि बिहार का, तो पहला तो इसमें गलत हो गया। यहाँ पर दूसरा है एकाम्र क्षेत्र, जो एकाम्र क्षेत्र है ये यहाँ पर उड़ीसा का ही है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर जिंग किएंग जरी, ये मिजोरम का नहीं है, ये है यहाँ पर मेघालय का, तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इसमें ओनली एक ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा एक हुआ, तो पहला ही आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें सीमांकन क्षेत्र रेखा दी हुई है और यहाँ पर संबंध देश दिए गए हैं किस किस के बीच में स्थित है। इसमें 49वीं समांतर रेखा ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ही है। 38वीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ही है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तीनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली शासक ने 13वीं शताब्दी में गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी सेना ने स्थानीय राजा को पराजित किया, प्रमुख शहरों को लूटा और क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। जो सल्तनत द्वारा इस तरह का पहला राज्य हरण था। उपयुक्त परिच्छेद में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का उल्लेख किया गया है, ये बताना। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में है कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सही बताना है। इसमें भारत सरकार का कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में पहचाना गया है। पहला आंसर इसमें यहाँ पर गलत है। अभी नीति आयोग द्वारा कोकिंग कोल के आयात पर उसको कम किया गया है, कम करने के लिए बोला गया है और घरेलू जो कोकिंग कोल है उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कहा गया है, जो भी नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर इसमें और भारत सरकार को जो कोकिंग कोल है महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल भी करना चाहिए, ऐसा उसमें बोला गया। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है, पहला तो इसमें गलत है। दूसरा है भारत कोकिंग कोल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरा यहाँ पर सही है। कोकिंग कोल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तो पहला गलत और दूसरा सही, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अंतरिक्ष परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पल्सर गिलिच की परिघटना का सही वर्णन करता है। इसमें करता है ये पल्सर गिलिच की परिघटना का, यह न्यूट्रॉन तारे के घूर्णन की गति में आकस्मिक वृद्धि है। जो अचानक से अप्रत्याशित वृद्धि होती है उसी को गिलिच, पल्सर गिलिच की परिघटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मानव आंत माइक्रोबायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से कथन सही है। इसमें यहाँ पर पहला है मानव आंत माइक्रोबायोम आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण और भोजन के पाचन में योगदान देता है, पहला ऑप्शन ठीक है। कुछ आंत माइक्रोबायोम कैंसर के विकास को बढ़ावा देते हैं, ये भी ठीक है। आंत के सूक्ष्मजीव न्यूरॉन सिग्नलिंग को प्रभावित करके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो तीनों सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है नीराक्षी AUV के संदर्भ में देखना है इसमें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। सही देखने कितने यहाँ पर कथन सही बैठ रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नीराक्षी एक उच्च ऊंचाई वाला लंबे समय तक चलने वाला मानव रहित हवाई वाहन है। इसमें यहाँ पर पहला गलत है, ये मानव रहित वाहन
नहीं है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये यहाँ पर जो भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है। और जो निराक्षी है इसका अर्थ होता है जल में आंखें। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा है इसे भारत में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, इसे बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59। हाल ही में विभिन्न राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के कई विधिक और परिचालन संबंधी निहितार्थ हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा इसमें यहाँ पर देखना है सही होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, किसी राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने का अर्थ यह है कि सीबीआई उस राज्य में नए मामलों की जांच नहीं कर सकती जब तक कि प्रत्येक मामले की लिए विशिष्ट सहमति न दी जाए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1904 जो 1946 का है, उसके अंतर्गत ही सीबीआई की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह अधिदेशित करता है कि सीबीआई को किसी भी जांच के लिए सदैव राज्य की सहमति लेनी होगी। यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसमें सदैव राज्य की सहमति लेनी आवश्यक नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिश्वतखोरी के मामले में जहाँ कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, रिश्वतखोरी के मामले में ऐसा है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हिंद महासागर द्वीप ध्रुव IOD के संदर्भ में देखना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है IOD का सकारात्मक चरण दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा का कारण बनता है। यह यहाँ पर गलत ऑप्शन है। जो IOD होता है उसके नकारात्मक चरण के दौरान यह जो पैटर्न होगा वो पलट जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। IOD जो हिंद महासागर द्वीप ध्रुव है पूरी तरह से एक क्षेत्रीय परिघटना है और यह अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO जैसे वैश्विक जलवायु चालकों के साथ अंत्यक्रिया नहीं करती है। ये अंत्यक्रिया करती है यहाँ पर और ये भारत और अफ्रीका में भारी वर्षा होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहला कथन तो इसमें सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही नहीं है। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। तो ना तो एक सही होगा और ना ही दूसरा सही है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। हाल ही में सुर्खियों में रहे 4 सींग वाले मृग, ये 4 सींग वाले मृग है उसके संदर्भ में पूछा हुआ है। एक बार 2020 में या 21 में सवाल आया हुआ है 12 सींगा से रिलेटेड। जो कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें वो मिलते हैं 12 सींगा और वो मध्य प्रदेश में है। तो इसमें 4 सींग वाले मृग के बारे में पूछा हुआ है। इसमें देखना है यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही कौन सा होगा। 4 सींग वाले मृग केवल पश्चिमी भारत में ही पाए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 सींग वाला मृग यहाँ देखा गया है और नोरादोही अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, पश्चिमी भारत के लिए बोला हुआ है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ तो ये एलिमिनेट हो गया। इसमें या तो दूसरा होगा या फिर तीसरा ऑप्शन होगा। इस प्रजाति की पहचान 4 सींगों से होती है जो केवल वयस्क नर में ही पाए जाते हैं। ये केवल वयस्क नर में ही पाए जाते हैं, ना कि मादा में पाए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन बोला हुआ है ये संकटग्रस्त श्रेणी में है, ये गंभीर संकटग्रस्त में नहीं है, ये सुभेद में है। इनकी संख्या है 10,000 के करीब करीब इनकी संख्या है। तो ये सुभेद में है, ये ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। तो तीसरा ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, तो दूसरा बच जाता है। तो दूसरा आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। समुद्री घास जो सी ग्रास है इसके संदर्भ में देखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसमें पहला ऑप्शन है समुद्री घास घास परिवार से संबंधित समुद्री पुष्पीय पादप है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है समुद्री घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जैसे कि प्रेरी का हो गया,
वो और स्टेपी हो गया। समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर है क्योंकि ये पोषी स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक का निर्धारण करती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। चौथा ऑप्शन है समुद्री घास की अत्यधिक वृद्धि डुगोंग की आबादी के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर समुद्री घास है उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो डुगोंग की आबादी हानिकारक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, 3 ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में है जिम्पाई पद सुर्खियों में रहा, ये किससे संबंधित है? ये अत्यधिक विषाक्त पादप प्रजाति है जो जिम्पाई है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों की देशज प्रजाति है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें परागणकर्ता के रूप में कार्य कौन कौन करता है उसका यहाँ पर बताना है। मधुमक्खियाँ भी करती हैं, तितलियाँ भी करती हैं और चमगादड़ भी करते हैं, जो परागकण होते हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ। तो यहाँ पर इसमें तीनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। परागकण जो पादप प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जैसे एक पुष्प के पुंकेसर जो पादप का नर भाग होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कथन 1 कथन 2 दिए हुए नाइट्रस ऑक्साइड N2O की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पहला ठीक है, 300 गुना अधिक है जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी तुलना में, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 300 गुना अधिक है। यद्यपि यह वायुमंडल में CO2 से कम मात्रा में रहती है परंतु इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता अधिक होती है। दोनों ऑप्शन ठीक है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित सर्पों में से कौन सा अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है? इसमें कौन सा ऐसे सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है? तो इसमें यहाँ पर किंग कोबरा, पाइथन और इंडियन कोबरा। यहाँ पर किंग कोबरा ही एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर इंडियन रॉक जो पाइथन है, अजगर घोंसले नहीं बनाते हैं, ये मातृत्व देखभाल का प्रदर्शन करते हैं, और जो इंडियन कोबरा है वो अंडों के लिए भी घोंसला नहीं बनाता है, दोनों नहीं बनाते हैं, पहला बनाता है किंग कोबरा, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, आकाश में बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं जबकि वे छोटी छोटी जल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं जो कि प्रकृति में स्वच्छ होते हैं? ये क्यों होता है ऐसा? वे सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से परावर्तित करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें वेक्टर और संबंधित रोग दिए हुए हैं, किसके थ्रू यहाँ पर कौन सा रोग होता है? यहाँ पर सीसी मक्खी है, ये निद्रा रोग होता है इसके कारण। घरेलू मक्खी से हैजा होता है, जो घरेलू मक्खी होती है उससे टाइफाइड भी होता है और हैजा जैसे रोग होते हैं। सैंड फ्लाई जो होती है, सैंड फ्लाई से काला अजार, सैंड फ्लाई बुखार भी होता है, और मच्छर से मलेरिया, फाइलेरिया, पीत ज्वर होता है, डेंगू होता है, और यहाँ पर कृंतक होते हैं उससे प्लेग होता है, और इनसे फेलाइटिस भी होता है। साल्मोनेलोसिस भी एक बीमारी है, उससे इसी से ही होता है, कृंतक से। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 में है, प्राय सुर्खियों में रहने वाली सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ये है UNEP से, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से। जो नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा है ये UNEP से संबंधित है, और इस घोषणा का जो लक्ष्य है वो 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना है। इसमें ऑप्शंस बनकर भी आज पूछा जा सकता है यहाँ पर, और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जैव विविधता प्रबंधन समितियों BMC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, जो इसकी स्थापना है BMC की। BMC में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकायों द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य होते हैं, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर सही पूछा हुआ है, उनके द्वारा अनुमोदन देने
जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैध और अभ्यासकर्ता के बारे में डेटा बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है, तो बी आंसर इसमें सही है। तीनों ऑप्शन ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पर बीएमसी में एक यहाँ पर जो जैव विविधता अधिनियम है, इसमें एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा 6 सदस्य होते हैं, नामित होंगे, और इसमें 1/3 महिलाएं और 18% अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71। इसमें 71 में है, भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत। सीधे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है, नोकरेक। जो नोकरेक ये मेघालय में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर देखना है कितने कथन इसमें सही हैं। नोकरेक गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ होलॉक गिब्बन पाए जा सकते हैं, ठीक है। इस निश्चय से होकर सिमसोंग नदी प्रवाहित होती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। और ये जो चोटी है गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। 1 किलोमीटर 412 मीटर, 1 किलोमीटर 412 मीटर है। और यहाँ पर सिमसोंग नदी है जो सबसे लंबी है, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है। और सिमसोंग नदी बायोस्फीयर रिजर्व के उत्तर से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलेगी? उत्तर से निकलेगी, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में सरकार ने हाइड्रोजन समृद्ध सीएनजी, जो हाइड्रोजन सीएनजी को ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई, इसके संदर्भ में देखना है। और यहाँ पर इसमें कथन भी दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और मात्रा के अनुसार 35% हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि ये 18% है, ना कि 35% है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखें, इसमें हाइड्रोजन सीएनजी का उपयोग सीएनजी बसों में आसानी से किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये इसको कम करता है, जो हाइड्रोजन सीएनजी होगी। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा तीसरा बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट है, यूएनईपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, वायु प्रदूषण के संदर्भ में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, सही पूछा हुआ है। ये क्या WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है? तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसको यहाँ पर जो AQMX है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियम जो मंच है, विनिमय मंच है, उसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, यह विभिन्न राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधकों को WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों और अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। लवणीय जल के मगरमच्छ के संदर्भ में यहाँ पर देखना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। 3 कथन दिए हुए हैं इसमें। यहाँ पर पहला है, इन्हें उनके प्राकृतिक पर्यावास भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, इन्हें IUCN की लाल सूची में सुवैध रूप से सूचीबद्ध किया गया है। ये दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, लीस्ट कंसर्न में है ये। तो यहाँ पर इसमें वल्लीवर के लिए बोला हुआ है, सुवैध नहीं है ये विश्व के सबसे बड़े सरीसृप हैं। जो रेप्टाइल है ये सबसे बड़े हैं विश्व के। और इनका वितरण देखें तो भारत के तटीय क्षेत्रों, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। और ये भारत में संरक्षण जो
1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसमें उसकी सूची 1 में आते हैं और भारत में उच्चतम स्तर का विधिक संरक्षण भी इनको प्राप्त है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, 2 ऑप्शन ठीक है, पहला और तीसरा, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। बायोडीजल का उत्पादन साबुनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है, साबुनीकरण प्रक्रिया में के द्वारा इसको नहीं किया जाता है, तो पहला गलत हो जाता है। भारत में बायोडीजल का उत्पादन मुख्य रूप से अखाद्य वनस्पति तेल, अम्लीय तेल, पशु वसा और पाम स्टीयरिन तेल से किया जाता है, बी आंसर यहाँ पर ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राय सुर्खियों में रहने वाले व्यवहार्यता अंतर्वित्त पोषण जो VGF है, इसके बारे में देखना है ये किससे संबंधित है। ये है यहाँ पर वित्तीय रूप से अनाकर्षक अवसंरचना परियोजनाओं में, जो अनाकर्षक परियोजनाएं होती हैं उससे ये संबंधित है। वित्तीय व्यवहार्यता की जो कमी होगी आमतौर पर लंबी विनिर्माण अवधि और वाणिज्यिक स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत में 1991 के आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी थे। इसमें कौन कौन से आर्थिक संकट थे, जब आर्थिक संकट आया था 1991 में, कौन कौन इसमें फैक्टर्स उसके लिए उत्तरदायी थे। इसमें देखना है कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। इसमें यहाँ पर पहला भुगतान संतुलन संकट, जो IMF से भारत बार बार पैसे ले रहा था, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, दूसरा भी ठीक है, उच्च राजकोषीय घाटा, ये भी ठीक है क्योंकि जो राजकोषीय घाटा था उस टाइम बढ़ता हुआ जा रहा था भारत का, थाईलैंड से प्रारंभ हुआ एशियाई वित्तीय संकट, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, तो 1 2 3 यहाँ पर ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, IMF से WHO, वर्ल्ड बैंक हो गया और WTO, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इनसे मिल ही जाएंगे UPSC में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। यह विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेबल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है, पहला ऑप्शन ठीक है। इसे 2014 में मेक इन इंडिया मिशन के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ये दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि इसको 1996 में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ना कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन सही है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 में है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में वेबलेन वस्तुएं क्या होती हैं। जो वेबलेन वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो वेबलेन वस्तुएं होंगी, कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ जाएगी, वही वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, रिवर्स रेपो दर, जो रिवर्स रेपो दर होती है RR होती है, इसके बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट, और एक होती है रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट होती है। इसमें जो RBI होगा वो बैंकों से धन उधार लेता है, तो यहाँ पर देखना है यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से उधार लेता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा रिवर्स रेपो रेट को रेपो दर से अधिक निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए इसमें वर्तमान में जो रेपो रेट है वो तो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, और यहाँ पर जो पॉलिसी रेपो रेट है वो कितनी है 6.50 है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा आंसर इसमें सही है। मुद्रास्फीति जनित मंदी एक आर्थिक घटना है जो फिलिप्स वक्र की भविष्यवाणी का समर्थन करती है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो फिलिप्स वक्र होता है उसमें यहाँ पर बेरोजगारी और जो भी
मुद्रास्फीति होगी और बेरोजगारी होगी, उसके बीच में संबंध दिखाता है और वैध क्रमानुपाती संबंध होता है। अब जैसे यहाँ पर बेरोजगारी और रोजगार अगर ऐसे आ जाए, रोजगार और मुद्रास्फीति में जो संबंध होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर समानुपाती होगा, ना कि वैध क्रमानुपाती होगा। तो अब मुद्रास्फीति ले लें और बेरोजगार ले लें, बेरोजगारी लेने, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो यहाँ पर उल्टा संबंध होगा। जैसे अगर ये यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ये मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर कम होती चली जाएगी। इस तरीके से होता है ये। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा है मुद्रास्फीति जनित मंदी के दौरान बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दोनों उच्च होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जो कथन है, जो मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है उसके दौरान बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दोनों उच्च होते हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में यहाँ पर जो वैध क्रमानुपाती संबंध होगा वो फिलिप्स वक्र के बीच में होता है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला तो गलत है और दूसरा सही है, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें किन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थान BWI कहा जाता है, यहाँ पर देखना है। और इसमें पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें पहला है WTO को नहीं कहा जाता है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक 1944 में ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत ही इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखें जो WEF है ये भी नहीं है। और चौथा है यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक दो ही है ये, तो 2 और 4 बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। जो WEF है इसका यहाँ पर मुख्यालय देखा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये एक NGO है, एक NGO है ये। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। विश्व के सबसे बड़े निगम इसके सदस्य हैं। और WTO की बात करें तो एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये नियंत्रित करता है और सुगम बनाता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में बोला हुआ है निम्नलिखित उपायों में से कौन से किसी मुद्रा की विनिमय दर को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। जो मुद्रा की विनिमय दर होगी, जैसे कि एक मुद्रा डॉलर होगी, एक रुपीस हो गई, तो उसकी मात्रा में कितनी वैल्यू कम हुई, किसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, तो वो है। तो यहाँ पर है घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें, ये होगा, इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी, ये भी। और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा बैंकों के अधिक शाखाएं खोलना, जो अधिक शाखाएं खोली जाएंगी तो इसमें इससे कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसकी संभावना नहीं है ऐसा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अब यहाँ पर अगर हमारे भारत की वैल्यू कम हो जाती है या कुछ और भी हो जाता है तो यहाँ पर इस तरीके से जो FDI होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो विदेशी निवेशक होंगे किसी देश में पूंजी लेकर आएंगे और जो उन्हें अपनी विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसी वजह से घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर मूल्य वृद्धि हो जाएगी जो भी मुद्रा होगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी ठीक है। तो 1, 2, 4 बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो नहीं थे जो क्रिप्स मिशन के साथ में वार्ता हुई थी। जवाहरलाल नेहरू 1942 का है ये, 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में है अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोह पर विचार करना है और इसमें देखना है कालानुक्रम, ये ऑप्शन आता ही है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है। वेल्लोर विद्रोह है, ये हुआ था 1806 में, वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। और दूसरा है यहाँ पर अहोम विद्रोह, ये असम में, और ये 1828 में हुआ था, 1828। संताल विद्रोह हुआ था 1855 के करीब, तो 1855। तो इसमें यहाँ पर सीक्वेंस में दिए हुए हैं 1, 2, 3, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों के लोकतांत्रिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला ऑप्शन ठीक है, जो प्रजामंडल है इसने लोकतांत्रिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा ऑप्शन है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल
आंदोलन को प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इसमें प्रत्यक्ष कोई भी इसमें सहायता प्रदान नहीं की गई। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, 88 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एका आंदोलन के संदर्भ में देखना है। एका आंदोलन, इसको एकता आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1921 के लास्ट में उत्तर प्रदेश के जो अवध क्षेत्र है उसमें शुरू हुआ था और ये एक कृषक विद्रोह था। इसमें पहला है एका आंदोलन 1920 के दशक में उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में कृषक विद्रोह था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया और आरंभिक चरण में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। जो इसका नेतृत्व मदारी पासी थे उन्होंने किया था। इसकी शुरुआत बाराबंकी से की गई थी मदारी पासी के द्वारा और एका आंदोलन का असहयोग आंदोलन में विलय नहीं हुआ था। एका आंदोलन का नहीं हुआ था, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन ठीक है, इसमें बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत से पहले महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय जो मांगे थी, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांगे और महात्मा गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे, इनसे भी क्वेश्चन आता है, पहले आए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट है 90 इसमें देखना है कौन कौन सी यहाँ पर महात्मा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में शामिल था, यहाँ पर देखना है और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसमें भारतीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए रुपए और स्टर्लिंग के बीच विनिमय दर को कम करना, ये ठीक है। यहाँ पर जो भी ब्रिटिश थे उनको ज़्यादा स्टर्लिंग में दी जाती थी उनका जो वेतन था और भारतीय रुपये को भारत में कम दी जाती थी, तो उसमें विनिमय दर को कम करने के लिए बोला गया था। पहला ऑप्शन ठीक है। सैन्य व्यय जो भी सेना थी उसमें खर्चा कम किया जाए, ऐसा भी बोला गया था। तीसरा है भारत में अधिराज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस, ऐसा कुछ भी नहीं था डोमिनियन स्टेटस का, तो तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है भारत को अधिराज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस, ये तो गलत है यहाँ पर तीसरा। चौथा ऑप्शन है भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति देने के लिए शस्त्र अधिनियम में शोधन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ऐसा थी मांग। कानून द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, यहाँ पर ऐसा भी कुछ भी नहीं बोला गया था। जो 11 सूत्री मांगे थी कि जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन किया जाए, वो भी कानून के द्वारा, तो यहाँ पर कड़ा विरोध करने के लिए बोला गया था, ना कि कानून के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें एक पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें देखना है यहाँ पर ये किसके द्वारा ऐसा बोला गया था, इसमें ये बताया हुआ है। यह समाज सुधारक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ सहयोगी थे। वह भारतीय स्वशासन के पुरजोर समर्थक थे तथा भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच की खाई को पाटने के लिए कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी ने इन्हें दीन बंधु, गरीबों का मित्र की उपाधि भी दी गई थी। ये यहाँ पर इसमें बात की गई है ए चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज की, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। ये एक ब्रिटिश धर्म प्रचारक, मिशनरी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के घनिष्ठ सहयोगी थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल माना जाता है, जो अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाना जाता है। इस संदर्भ में देखना है कौन से सुधार इनके द्वारा किए गए थे। पहला है यहाँ पर सती प्रथा और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम का पारित होना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि जो कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1870 का ये लॉर्ड मेयो के वायसराय कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठगी का दमन, जो ठगी का दमन है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो ठगी का दमन है वो विलियम सिलीमेन को सौंपा गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में ही हुआ था। चौथा ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का अधिनियम, चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत है, ये लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। तो यहाँ पर दो ठीक है, पहला और तीसरा, तो दो बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93।
3 ब्रिटिश शासन के तहत 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए लोथियन समिति की नियुक्ति के लिए की गई थी? ये की गई थी ब्रिटिश भारत में निर्वाचनों के लिए मताधिकार से संबंधित मामलों में सुधार। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 भारतीय इतिहास के संदर्भ में पद पैगोडा जो फणम और तारा किसको संदर्भित करते हैं? ये करते हैं सिक्कों के प्रकार। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 जूनागढ़ शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन से यहाँ पर गलत हैं, सही नहीं है वो बताना है। नंबर 1 यह मौर्य सम्राट अशोक का एक प्रमुख शिलालेख है। इसमें गलत देखना है, गलत कौन से ऑप्शन है? यहाँ पर ये शिलालेख है, सही है पहला ऑप्शन। ये गुजरात में एक शिला पर उत्कीर्ण है, ठीक है। दूसरा भी। तीसरा है इसमें राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा एक जलाशय की मरम्मत का विवरण मिलता है। इसमें गलत पूछा हुआ है, गलत कोई सा भी नहीं है, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पश्चिम बंगाल की छड़ कठपुतली का एक पारंपरिक रूप जो अपने जीवंत प्रदर्शन और जटिल कठपुतली डिजाइनों के लिए जाना जाता है। कठपुतलियां सामान्यतः कास्ट जो लकड़ी होती है उससे तराशी जाती है। इनका आकार अलग अलग हो सकता है। इनमें अंग प्राय जोरदार होते हैं जिससे इन्हें भावबोधक गतिविधियों में मदद मिलती है। इसमें किस कठपुतली का उल्लेख किया गया है? और ये पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है, तो इसमें किया गया ये यमपुरी पश्चिम बंगाल की नहीं है। पुतुल नाच, जो पुतुल नाच है ये पश्चिम बंगाल की है। और यहाँ पर पावाकुथु बॉम्ब लट्टा, जो बॉम्ब लट्टम है ये है तमिलनाडु की। पावाकुथु है ये केरल की है पावाकुथु, और यमपुरी है बिहार की। तो ये भी मिलान करने के लिए आ जाता है, ये बिहार की है यमपुरी, बॉम्ब लट्टा ये बॉम्ब लट्टम ये तमिलनाडु की है, पावाकुथु केरल की है, और पुतुल नाच ये है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक परिवर्त है? ये स्टॉक परिवर्त का बताना है, कौन सा इसमें पूंजी होती है? ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 अफ्रीका क्लब के संदर्भ में देखना है, इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। यह अफ्रीकी संघ और विश्व बैंक का एक संगठन है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये अफ्रीकी संघ, यहाँ पर अफ्रीकी संघ ये अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों जो अफ्रीकी स्वामित्व वाले उसका ही एक गठबंधन है, और इसका शुभारंभ 37वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में किया गया था। और इसका उद्देश्य है जो सस्टेनेबल गोल्स हैं और अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अफ्रीकी के प्रभाव को बढ़ावा देना है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, इसका उद्देश्य संरेखित और बढ़ावा देना है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के संदर्भ में देखना है। पाकिस्तान इसका सदस्य देश है, पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है, तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, या तो इसमें एक होगा या फिर तीसरा होगा। तो इसमें यहाँ पर देखें IORA एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, व्यवसाय और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में भी बोला हुआ है IORA अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब होता है एकमात्र रूप से समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करता है? एकमात्र के लिए बोला हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत ही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है एक, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 में है भारत में पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें, और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन इसमें सही है। पहला है यहाँ पर पूंजीगत लाभ कर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित कुल मूल्य पर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये जो होता है पूंजीगत जो लाभ कर होगा, कैपिटल गेन टैक्स इसको बोला जाता है। जो पूंजीगत परिसंपत्तियाँ जैसे कि यहाँ पर रियल एस्टेट हो गए और स्टॉक और बॉन्ड की जो बिक्री है उस पर ये लगाया जाता है, ना कि इस पर लगाया जाता है कुल बिक्री जो होगी। दूसरा ऑप्शन है भारत में पूंजीगत लाभ कर केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अवधि धारण जो अवधि होगी इसकी 3 वर्ष से अधिक पर लगाया
जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, ये दोनों प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार से इसमें लगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पूंजीगत लाभ में सूचीकरण इंडेक्सेशन से तात्पर्य किसी परिसंपत्ति के क्रय मूल्य को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करने से है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो डी में आ रहा है, डी आंसर इसका करेक्ट है।